गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए जॉन्स परफेक्ट A1 रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अजय चौहान फिर से एक बार प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट पार्ट 10 के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में अल्ट्रा यूनिक ट्री ऑफ अपोजिट लेटर्स से आपको अवगत कराया था और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अपोजिट लेटर का ट्रिक अब तक अच्छी तरह से याद हो चुका होगा। निश्चित ही आपको अल्ट्रा यूनिक ट्रिक अजूबा और नायाब प्रतीत होता होगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि यह एकमात्र ट्रिक है जिसका कि कोई काट नहीं है। इस बात से आप भी सहमत होंगे। तो खैर उन बातों की परिचर्चा पे विराम लगाते हुए मैं आज आपके सामने पार्ट 10 में कंसेप्ट ऑफ अपोजिट कंपोनेंट इन केस ऑफ एनी सीक्वेंस से आपका परिचय कराने जा रहे हैं। मेरे कहने का अभिप्राय है कि हमने पिछले क्लास में वर्णमाला के विपरीत अक्षरों के सिद्धांत से आपको अवगत कराया था, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल एग्जाम में अल्फाबेट के स्थान पर ऐसी भी श्रृंखला दी गई होती है जो कि अक्षर, अंक एवं संकेतों से युक्त होती है। तो वैसी श्रृंखला से जब हमारा सामना होगा तो वैसी श्रृंखला या अल्फाबेट के अलावे किसी भी अन्य प्रकार की श्रृंखला में जब अपोजिट ज्ञात करने की बात होगी तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? आज हम उस बात से आपको अवगत कराने जा रहे हैं। आफ्टर ऑल मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि अल्फाबेट के अलावे जब हमारा सामना अन्य किसी भी प्रकार के सीक्वेंस से होगा, अन्य किसी भी प्रकार की श्रृंखला से होगी, तो वैसी श्रृंखला के लिए आपको किसी भी प्रकार की अल्ट्रा यूनिक ट्रिक दी नहीं जा सकती, क्योंकि वैसे जो श्रृंखला दिए गए होते हैं वो यूनिवर्सल सीक्वेंस नहीं होता है, वह सर्वमान्य श्रृंखला नहीं दी गई होती है, सर्वविदित श्रृंखला नहीं दी गई होती है। जबकि अल्फाबेट एक यूनिवर्सल सीक्वेंस है, उसमें हमेशा अक्षरों की संख्या 26 होती है, जबकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ घटक, कंपोनेंट, एलिमेंट से युक्त जब श्रृंखला से आपका सामना होता है तो इसमें घटकों की संख्या या तत्वों की संख्या या एलिमेंट्स की संख्या फिक्स नहीं होती है। और मिश्रित श्रृंखला में अंक, अक्षर, संकेत सभी सम्मिलित होते हैं। इसलिए ऐसी श्रृंखला की स्थिति में अपोजिट लेटर का कोई अपोजिट कंपोनेंट्स को ज्ञात करने का कोई अल्ट्रा यूनिक ट्रिक प्रदान नहीं किया जा सकता, बल्कि वैसे श्रृंखला की स्थिति में हमें आधारभूत जो नियम है उन नियमों के आधार पर अपोजिट ज्ञात करना पड़ेगा। हम अपोजिट निकालेंगे तो आए उन बातों पे एक नजर डालें।
जबकि दी गई श्रृंखला डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट से युक्त हो। यहां पे देखिए मैं श्रृंखला दिखा रहा हूं, सीक्वेंस। सीक्वेंस दैट इज द श्रृंखला, श्रेणी, क्रम। मैं वैसे श्रृंखला से आपको अवगत कराने जा रहा हूं जहां की अक्षर, अंक, संकेत मिश्रित तौर पे दिए गए हों, मिक्स किए गए हों। दैट इज अ मिक्स्ड कंपोनेंट्स, सीक्वेंस ऑफ मिक्स्ड कंपोनेंट जब दिए गए हों, तो इसी श्रृंखला के तहत हम अपोजिट कैसे ज्ञात करेंगे, उस बात से हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले श्रृंखला को देखें। यहाँ पे मैं आपको अवगत करने जा रहा हूँ, मैं हेडिंग लिख दे रहा हूँ। ये है कंसेप्ट ऑफ अपोजिट कंपोनेंट इन केस ऑफ any sequence. Concept of opposite component in case of any sequence। कहने का अभिप्राय है कि किसी भी श्रृंखला में, चाहे श्रृंखला किसी भी प्रकार की दी गई हो, उसमें हम लोग अपोजिट कैसे ज्ञात करेंगे, जिसके तहत हम आपके सामने एक मिक्स सीक्वेंस रिप्रेजेंट मैंने किया है, मिक्स सीक्वेंस को रखा है, जहाँ की आप देख रहे हैं। क्योंकि आजकल एग्जाम में कुछ इस प्रकार की श्रृंखला भी दी गई होती है। अल्फ़ाबेट के अलावे ऐसा नहीं है कि अल्फ़ाबेट नहीं दी गई होती है, अल्फ़ाबेट के अलावे ऐसी भी श्रृंखला दी गई होती है। और जब ऐसी श्रृंखला दी गई हो या अन्य किसी भी प्रकार की श्रृंखला दी गई हो जो अल्फ़ाबेट्स नहीं हो, तब हम कैसे अपोजिट निकालेंगे, उसके कंसेप्ट से हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए पहले सीक्वेंस में क्या है, तो 5RTS3 $QC2$8K NU7 €L P9 कॉपीराइट। ये हैश को मैं हैश अंडरलाइन कर देता हूं ताकि दोनों हैश में डिफरेंसेस आए। फिर से एक बार गौर कीजिए, 5RTS3 $8K अंडरलाइन अंडरस्कोर NU7 €L P9 कॉपीराइट। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि श्रृंखला में अक्षर भी मौजूद हैं, अंक भी मौजूद हैं और साथ ही साथ संकेत भी मौजूद हैं। तो ऐसे श्रृंखला को हम अगर विस्तृत रूप से कहा जाए तो डिस्क्रिप्टिव वे में अगर कहें तो हम क्या कहेंगे, अक्षरों ऑब्लिक अंक ऑब्लिक संकेतों की श्रृंखला में कहना पड़ेगा।
अगर सारे कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हुए अगर कहा जाए तो हमें कहना पड़ेगा अक्षर ऑब्लिक अंक ऑब्लिक संकेतों की श्रृंखला। लेकिन अगर हम ऐसा ना कहना चाहें तो हम कह सकते हैं मिक्स्ड कंपोनेंट, मिक्स्ड एलिमेंट, मिश्रित घटकों की श्रृंखला। क्योंकि हम कंपोनेंट कहें, हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि कंपोनेंट कहा जाए या एलिमेंट कहा जाए या घटक कहा जाए या तत्व कहा जाए तो इसमें लेटर, नंबर, सिंबल सब शामिल हो जाएंगे। यदि हम इन वन वर्ड इसको कहना चाहें, एक शब्द में कहें, तो हम क्या कर सकते हैं? मिश्रित घटकों की श्रृंखला, मिश्रित तत्वों की श्रृंखला, मिश्रित कंपोनेंट्स की श्रृंखला, मिश्रित एलिमेंट की श्रृंखला। उसमें लेटर, नंबर, सिंबल सब आ जाएगा। अन्यथा डिस्क्रिप्टिव वे में अगर बोलना चाहे, पूर्ण विवेचना विवेचना करते हुए अगर बोला जाए तो आपको कहना पड़ेगा अक्षर ऑब्लिक अंक ऑब्लिक संकेतों की श्रृंखला। तो ऐसा ना कह के हम एक शब्द में अगर कहना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि मिश्रित घटकों की श्रृंखला, मिश्रित तत्वों की संख्या, मिक्स्ड कंपोनेंट्स, मिक्स्ड एलिमेंट्स, ऐसे कह सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ मिक्स्ड कंपोनेंट्स, सीक्वेंस ऑफ मिक्स्ड एलिमेंट्स, इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहूंगा कि जब भी इस प्रकार से श्रृंखला से आपका सामना होता है, जब भी इस प्रकार के श्रृंखला दिए गए होते हैं तो दिए गए प्रश्न का संबंध, जैसा कि आप यहाँ तो अभी अल्फाबेट्स पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट एंड सीक्वेंस ऑफ मिक्स्ड कंपोनेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार की जब भी श्रृंखला दी गई होती है तो केवल इसी टॉपिक से रिलेटेड इससे क्वेश्चन रेज नहीं किए जाते हैं। मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार की जब श्रृंखला से आपका सामना होता है तो दिया गया जो प्रश्न होता है, इस पर एराइज होने वाले जो प्रश्न होते हैं वह 2-3 टॉपिक से रिलेटेड हो जाता है। इसी श्रृंखला के तहत आपको अल्फाबेटिकल मूवमेंट में अल्फाबेट टॉपिक्स में जिस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इस श्रृंखला पे आधारित भी आपसे पूछा जा सकता है, इस श्रृंखला पे आधारित भी पूछा जाता है। इसी श्रृंखला से आपको एनालॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी श्रृंखला पर आपको वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी श्रृंखला से आपको सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। तो मेरे इसी श्रृंखला से जो है कंडीशनल कंपोनेंट बेस्ड प्रॉब्लम आपसे पूछा जा सकता है। कहने का अर्थ है, मेरे कहने का अर्थ है कि जब भी इस प्रकार की श्रृंखला दी जाती है तो इस प्रकार के श्रृंखला पे जो आधारित प्रश्न होते हैं वो किसी एक टॉपिक से रिलेटेड नहीं होते, बल्कि इसी श्रृंखला से डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम इराइज किए जा सकते हैं। कहने का अर्थ है एनालॉजी बेस्ड प्रॉब्लम भी श्रृंखला पे इराइज हो सकता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम भी श्रृंखला पे अरेंज किया जा सकता है, कंडीशनल कंपोनेंट बेस्ड भी प्रॉब्लम इस श्रृंखला से अरेंज किया जा सकता है और सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम भी इस श्रृंखला पे अरेंज किया जा सकता है कि अगली कड़ी क्या होगी, अगर श्रृंखला चलाया जाए तो अगली कड़ी क्या होगी, ऐसे भी प्रश्न आपसे अरेंज किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी इस प्रकार की श्रृंखला से आपका सामना हो तो एट फर्स्ट मार्क द कंसेक्यूटिव नंबर अबव द कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। कहने का अभिप्राय है कि जब भी इस प्रकार के श्रृंखला से आपका सामना हो तो सर्वप्रथम आपको श्रृंखला में प्रयुक्त कंपोनेंट्स के ऊपर क्रमागत संख्याओं का अंकन कर देना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अल्फाबेट के केस में तो तमाम कैंडिडेट्स को अल्फाबेट याद हो जाता है, इसलिए कोई यूनिवर्सल सीक्वेंस है, सर्वमान्य श्रृंखला है। लेकिन ये सर्वमान्य श्रृंखला नहीं है। मैंने जैसा यहाँ लिखा यह जरूरी नहीं है कि यही श्रृंखला आपको दी जाएगी, वह निश्चित है कि डिफर होगा। यहाँ पे नंबर्स ऑफ कंपोनेंट जितने हैं उतने ही वहाँ रहें, यह भी निश्चित नहीं है। क्योंकि इस प्रकार की जब भी श्रृंखला दी जाती है तो घटकों की संख्या, तत्वों की संख्या कभी 22, कभी 24, कभी 26, कभी 28, कभी 30, कुछ भी हो सकता है, कोई निश्चितता नहीं होती है, वो घटती बढ़ती है। जबकि अल्फाबेट्स जब भी होता है तो 26 होता है। तो अंतर यह है कि इस प्रकार की श्रृंखला का मान आपको याद नहीं किया, आप याद नहीं कर सकते,
क्योंकि ये समान श्रृंखला नहीं है। इसलिए जब भी इस प्रकार की श्रृंखला से आपका सामना हो तो सबसे पहले हमें दिए गए श्रृंखला में प्रयुक्त कंपोनेंट्स के ऊपर, दिए गए श्रृंखला में प्रयुक्त तत्व के ऊपर क्रमागत संख्याओं का अंकन कर देना चाहिए। इट मीन्स, मेरे कहने का अभिप्राय है कि जब भी इस प्रकार की श्रृंखला से आपका सामना हो तो एट फर्स्ट वी शुड मार्क द कंस्टिट्यूटिव नंबर अबव द कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। जैसा कि मैं देखिए यहाँ दिखा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इस श्रृंखला में टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं? 24। 24 घटक इसमें मौजूद है। टोटल घटकों की संख्या क्या है? 24 है। यहाँ पे गौर कीजिए, ये सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इधर हम लोगों का ये RHS है राइट हैंड साइड, जिसको कि राइट हैंड साइड। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि इधर से जो भी मान हम लोग काउंट करते हैं वो बाएं से की काउंटिंग इस साइड से हम लोग करते हैं। जब बाएं से की काउंट करनी होती है, बाएं से, फ्रॉम लेफ्ट शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ FL लिखा है। बाएं से जब भी काउंट किया जाएगा इधर से किया जाता है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ FR। FR का अभिप्राय है दाएं से, जब भी दाएं से की काउंटिंग की जाती है तो इधर से की जाती है। क्लियर? यहाँ पे सबसे पहले आप क्या गौर कर रहे हैं कि मैंने श्रृंखला में प्रयुक्त प्रत्येक घटक के ऊपर क्रमागत संख्याओं का अंकन कर दिया है। और मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी इस प्रकार की श्रृंखला से आपका सामना हो तो सर्वप्रथम एट फर्स्ट यू शुड मार्क द कंसेक्यूटिव नंबर्स अबव द कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। सबसे पहले आप दिए गए श्रृंखला में प्रयुक्त कंपोनेंट्स, दिए गए श्रृंखला में प्रयुक्त घटक के ऊपर कंसेक्यूटिव क्रमागत संख्याओं का अंकन कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की श्रृंखला का मान आपको याद नहीं हो सकता, क्योंकि यह सर्वमान्य श्रृंखला नहीं दी गई होती है, इसलिए याद करने का कोई सवाल उत्पन्न ही नहीं होता। और जैसा कि मैंने बताया कि इस प्रकार की श्रृंखला जब भी दी जाती है तो दिए गए प्रश्न का संबंध किसी एक टॉपिक से, किसी एक चैप्टर से, किसी एक अध्याय से नहीं होता, बल्कि 4-5 अध्याय से रिलेटेड प्रश्न इस प्रकार की श्रृंखला पर आधारित कर दिए जाते हैं, जिसकी की परिचर्चा हम अलग अलग टॉपिक्स में जब आएंगे तो वहां फिर से आपको एक बार इसको दिखाएंगे। यहाँ पे अल्फाबेट टॉपिक्स के से तहत अल्फाबेट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट एंड मिक्स्ड कंपोनेंट, सीक्वेंस ऑफ मिक्स्ड कंपोनेंट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट एंड सीक्वेंस ऑफ मिक्स्ड कंपोनेंट के तहत जिस भी प्रकार के प्रश्न इस प्रकार की श्रृंखला पर आधारित होंगे उससे मैं आपका जरूर परिचय कराऊंगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा मेन मकसद है आज आपके सामने कंसेप्ट ऑफ अपोजिट कंपोनेंट इन केस ऑफ एनी सीक्वेंस को स्पष्ट करना, जहाँ की मैंने इस सीक्वेंस को आपके सामने रखा है, जहाँ की आप देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट 24 है। तो इन केस ऑफ एनी सीक्वेंस अपोजिट का कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, मैं उससे आपको अवगत कराने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे देखिए, गौर कीजिए, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं? 24। कुल घटकों की संख्या यहाँ पे 24 है। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि EVS that is the
एंडिंग वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस, दिए गए श्रृंखला का अंतिम मान 24 है। यहां पे मैं लिख देता हूं कि हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि इस श्रृंखला में EVS जो है, EVS का मतलब होता है एंडिंग वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस, एंडिंग वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस, दिए गए श्रृंखला का अंतिम मान, एंडिंग वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस, अर्थात दी गई श्रृंखला का अंतिम मान। तो यहां पे आप गौर कीजिए कि श्रृंखला का अंतिम मान क्या है, 24 है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि EVS कितना है, 24। EVS यहां पे 24 है। तो इसलिए कहने का भी प्राय हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि EVS 24 है। EVS जो है वह 24 है। चूंकि EVS 24 है इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट बराबर EVS प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, इस श्रृंखला का आपने देखा क्या अंतिम मान 24 है। मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, चूंकि EVS 24 इसलिए स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट बराबर EVS प्लस 1, इट मीन्स बराबर 24 प्लस 1 बराबर 25। कहने का अर्थ है कि इस श्रृंखला के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ अपोजिट, कहने का अर्थ है स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट का मतलब होता है विपरीत का मानक, विपरीत का मानक। और EVS का मतलब होता है दी गई श्रृंखला का अंतिम मान। गौर कीजिएगा, EVS का अर्थ होता है एंडिंग वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस, दी गई श्रृंखला का अंतिम मान। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, दिए गए श्रृंखला का अंतिम मान 24 है। और अल्फाबेट में कितना होता है, तो हम कहेंगे कि अल्फाबेट में 26 होता है। मार्क कीजिएगा, अल्फाबेट में श्रृंखला का अंतिम मान, अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला का अंतिम मान 26 होता है, जबकि इस श्रृंखला में श्रृंखला का अंतिम मान कितना हो गया, 24 हो गया। 24 कंपोनेंट, इसलिए श्रृंखला का अंतिम मान 24। तो वही हमने लिखा कि चूंकि EVS बराबर 24 इसलिए स्टैंडर्ड STD, दैट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट बराबर EVS प्लस 1, स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट बराबर EVS प्लस 1, स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट बराबर EVS प्लस 1। और EVS का मतलब होता है एंडिंग वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस, दिए गए श्रृंखला का अंतिम मान। तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, EVS आपका 24 है और उसमें मैंने प्लस 1 जोड़ दिया तो 25 हो गया। तो इस श्रृंखला के लिए जो विपरीत का मानक तैयार हुआ, स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट जो तैयार हुआ, वो 25 तैयार हुआ। जैसा कि आप याद करें, पीछे चले, अल्फाबेट में आपने जैसे देखा था कि अल्फाबेट का अंतिम मान 26 हुआ था। अब गौर कीजिएगा, अल्फाबेट का मान, अंतिम मान जब 26 था तो हम लोग विपरीत की परिकल्पना, विपरीत के लिए जो मानक तैयार करते थे, विपरीत के लिए जो एक स्टैंडर्ड मान बनाते थे, वो 27 पे बनाते थे। आप गौर कीजिएगा, अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर थे, तो वहां पे हम लोगों ने कहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी दो अक्षर जिनके वर्णमाला क्रमांकित मान का योग 27 हो जाए। आप मान कीजिए कि जब 26 था तो वहां पे एक बढ़ाकर 27 किया गया था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे वही बात हो रही है कि जब यहाँ पे श्रृंखला का अंतिम मान 24 है तो उसमें मात्र एक बढ़ा दिया गया
तो 25 बनाया गया। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि चूंकि EVS बराबर 24, इसलिए स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट बराबर EVS प्लस 1। तो ये बात आप अपने दिमाग पे हमेशा बैठा लीजिए कि विपरीत का मानक बराबर दिए गए श्रृंखला का अंतिम मान प्लस 1 होता है इन केस ऑफ एनी सीक्वेंस। ठीक, मैं इसको भाषायिक तौर पे भी आपको लिखवा देना चाहता हूं, भाषायिक तौर पे भी आपको बता देना चाहता हूं। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट बराबर EVS प्लस 1 फॉर एनी सीक्वेंस। यहां पे मैं आपको फिर से इस बात को रिपीट कर देना चाहता हूं, फॉर एनी सीक्वेंस, किसी भी श्रृंखला के लिए यह बात बताया जा रहा है कि विपरीत का मानक बराबर विपरीत का मानक बराबर दी गई श्रृंखला का अंतिम मान प्लस 1 ऑलवेज। ये सदैव यही होता है, दिमाग पर रखिएगा। मैं इसको इंग्लिश में भी कर देता हूं। स्टैंडर्ड STD, दैट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट प्रॉपर वैल्यू बराबर EVS प्लस 1 ऑलवेज। ये बात दिमाग पे बैठा लीजिएगा कि ऑलवेज ये कंसेप्ट लागू होता है, हमेशा के लिए लागू होता है। समझ रहे हैं ना? मैं फिर से एक बार आपको ये डील कर देना चाहता हूं, फिर से ये बता देना चाहता हूं कि चाहे किसी भी प्रकार की श्रृंखला से आपका सामना हो, विपरीत का मानक बराबर ऑलवेज EVS प्लस 1 होता है। कहने का अभिप्राय है कि श्रृंखला जितना पे एंड कर जाए उससे एक अधिक बढ़ाते हुए आपको विपरीत का मानक तैयार करना पड़ेगा। इसको भाषायिक तौर पे मैं अब डील कर देना चाहता हूं, ये आप नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए। क्या मैंने लिखा, श्रृंखला 24 की थी, चूंकि EVS बराबर 24, इसलिए स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट विपरीत का मानक बराबर EVS प्लस 1, दैट इज द दी गई श्रृंखला का अंतिम मान प्लस 1। तो मैंने दिए गए श्रृंखला का अंतिम मान 24 था, यहाँ पे 24 को दर्शाया और उसमें 1 बढ़ा दिया तो बन गया 25। तो इस श्रृंखला में 25 पर विपरीत का मानक तैयार हुआ। जैसे अल्फाबेट में 24 था तो 1 बढ़ाकर 27 पे बनाया जाता है। तो यहाँ पे जब 24 है तो हमने 1 बढ़ा दिया। आफ्टर ऑल, फॉर एनी सीक्वेंस, किसी भी श्रृंखला के केस के लिए मैंने क्या बताया कि विपरीत का मानक बराबर दी गई श्रृंखला का अंतिम मान प्लस 1 होता है। ये हमेशा हमेशा के लिए दिमाग पे बैठा लीजिए, चाहे किसी भी प्रकार की श्रृंखला हो, 1 से लेकर 100 तक की श्रृंखला हो, किसी भी प्रकार की श्रृंखला हो, हर श्रृंखला में ये रूल्स फॉलो करेगा। तो उसी को मैंने यहाँ इंग्लिश में लिखा है कि STD, दैट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट बराबर या प्रॉपर वैल्यू बराबर EVS प्लस 1। ये ऑलवेज, इसको अगर भाषायिक तौर पे बोला जाए तो मैं भाषायिक तौर पे डील करता हूं, इसको मैं हटा रहा हूं। क्लियर? भाषायिक तौर पे जब बोलने की बात आए तो हम लोग इस प्रकार से इसको कुछ इस प्रकार से डील कर सकते हैं कि किसी भी श्रृंखला में, मैं इसे हटा देता हूं, नीचे थोड़ा सा हटा देता हूं, मैं इसे भाषायिक रूप में डिस्क्रिप्टिव वे में किस प्रकार से इसको डिफाइन किया जा सकता है, मैं इसको डिस्क्रिप्टिव रूप में आपके सामने डिफाइन कर रहा हूं। क्या कह सकते हैं कि किसी भी श्रृंखला में प्रयुक्त कोई भी दो कंपोनेंट्स जिसके स्थानीय मान का योग
दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान से एक अधिक के समतुल्य हो जाए तो ऐसे दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के विपरीत कंपोनेंट्स कहलाते हैं। गौर कीजिए, मैंने लिखा कि किसी भी श्रृंखला में प्रयुक्त कोई भी दो कंपोनेंट जिनके स्थानीय मान का योग दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान से एक अधिक के समतुल्य। मैंने क्या बताया कि किसी भी श्रृंखला में, ये बात किसी भी श्रृंखला में लागू होती है, चाहे अल्फाबेट रहे, 1 से 100 तक की श्रृंखला हो, चाहे किसी भी प्रकार की श्रृंखला हो, सारे श्रृंखला में ये बात लागू होगा। किसी भी श्रृंखला में प्रयुक्त कोई भी दो कंपोनेंट्स जिनके स्थानीय मान का योग दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान से एक अधिक के समतुल्य हो जाए तो ऐसे दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के अपोजिट कंपोनेंट कहलाते हैं। कहने का अभिप्राय है कि द टोटल ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ एनी टू कंपोनेंट, मेरे कहने का अभिप्राय है द टोटल ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ एनी टू कंपोनेंट्स if it form one more than the ending value of the sequence। फिर से गौर कीजिए, the total of place value of any two components in any sequence if it form one more than the ending value of the sequence, then that components are opposite of each other। किसी भी श्रृंखला में प्रयुक्त कोई भी दो कंपोनेंट जिनके स्थानीय मान का योग दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान से एक अधिक के समतुल्य, एक अधिक के बराबर हो जाए तो ऐसे दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के विपरीत कंपोनेंट कहलाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि श्रृंखला का अंतिम मान 24 है, तो उस स्थिति में हम लोगों ने क्या बनाया था, क्योंकि EVS 24 है, श्रृंखला का अंतिम मान 24 है, तो हम लोगों ने बनाया था कि स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट विपरीत का मानक बराबर EVS प्लस 1 दैट इज द 24 प्लस 1। तो यहाँ पे 25 बनाया, जैसे कि अल्फाबेट में अब 24 प्लस 1 27 हम लोग बनाते थे, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बनाया 24 प्लस 1 बराबर 25। अर्थात इस श्रृंखला में प्रयुक्त कोई भी दो कंपोनेंट ले ले और अगर उसके स्थानीय मान का योग 25 हो जाए तो वो एक दूसरे का विपरीत होगा। जैसे कि यहाँ पे आप गौर करें, जैसे कि मान लिया जाए कि एस्ट्रिस का अपोजिट क्या होगा, तो एस्ट्रिस का मान हम लोग क्या देख रहे हैं कि 6 नंबर पे है। तो अब हमें यह सोचना पड़ेगा कि 6 में कितना ऐड किया जाए कि 25 हो जाए। 6 में कितना ऐड किया जाए तो 25 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 6 में यदि 19 ऐड कर दिया जाए तो 25 हो जाएगा। 6 में अगर 19 ऐड कर दिया जाए तो हमारा स्टैंडर्ड मान जो हम लोगों ने बनाया था, स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट, वो 25, 6 में अगर 19 जोड़ते हैं तो हो जाता है। तो 25 नंबर कंपोनेंट
19 नंबर कंपोनेंट हम लोग क्या देख रहे हैं, तो एल, तो हम लोग कह सकते हैं कि एस्ट्रिस और एल एक दूसरे के अपोजिट हैं। इट मीन्स जैसे कि आपने अल्फाबेट में अगर 6 नंबर लेटर की बात की जाती तो आप बोलते कि 6 नंबर लेटर एफ में अगर 21 नंबर लेटर यू को जोड़ दिया जाए तो अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि वहां 27 बन जाता है, 6 और 21 27 बन जाता है अल्फाबेट के केस में। तो हम लोग कहते थे कि नहीं एफ और यू अपोजिट है। लेकिन यहाँ के केस में जबकि हमने बताया कि किसी भी अन्य प्रकार के सीक्वेंस के केस में क्या होता है कि श्रृंखला का जितना अंतिम मान होता है, जैसे कि श्रृंखला का अंतिम मान आप 24 देख रहे हैं, तो उसमें एक अधिक बढ़ा दीजिए। कोई भी श्रृंखला में श्रृंखला जितना समाप्त करो उससे एक अधिक बढ़ा दीजिए तो विपरीत का मानक तैयार हो जाएगा। और उस विपरीत के मानक को फॉर्म करने के लिए जितना ऐड करना पड़ेगा, जिन कंपोनेंट्स को जोड़ने पर, जिन दो कंपोनेंट्स के मान को जोड़ने पर उस विपरीत के मानक के समतुल्य मान प्राप्त हो, वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, हम लोगों ने विपरीत का मानक 25 पे फॉर्म कराया था, 25 पे बनाया था, क्योंकि श्रृंखला 24 पे समाप्त हो रही है। तो हमने जब आपसे बोला कि अगर एस्ट्रिस का अपोजिट हमें ज्ञात करना है, तो एस्ट्रिस यहाँ पे हमने देखा कि 6 नंबर पे है, तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि 6 में कितना जोड़ा जाए कि 25 हो जाए। तो हमारे दिमाग में आएगा कि अगर 6 में 19 जोड़ देते हैं तो 25, अर्थात ये विपरीत का मानक तैयार करता है, विपरीत का मानक फॉर्म हो जाता है। तो हम कहेंगे कि 19 नंबर लेटर, यहाँ 19 नंबर कंपोनेंट क्या है, तो 19 नंबर कंपोनेंट एल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एस्ट्रिस और एल अपोजिट ऑफ ईच अदर। ठीक इसी प्रकार से एक और गौर कर लीजिए। मान लीजिए आप बोलेंगे कि डॉलर का अपोजिट क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो 10 नंबर पे है। तो हमें फिर से यहाँ पे दिमाग में लाना पड़ेगा कि 10 नंबर में कितना नंबर जोड़े कि 25 हो जाए टोटल। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि 15 नंबर अगर जोड़ दिया जाए, और 15 नंबर क्या है, तो 15 नंबर पे n है, क्योंकि आप 10 और 25 15 जोड़ रहे हैं, तो 25 जो कि आपका स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट, विपरीत का मानक आपका तैयार हो जा रहा है, उसके समतुल्य हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि डॉलर एंड एन अपोजिट ऑफ ईच अदर। ठीक, तो फिलहाल मैं इतने पे पार्ट 10 को विराम देना चाहता हूं, अन्यथा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह लेक्चर जरूर अच्छा लगा होगा। मैंने जो भी बात बताई निश्चित ही आप समझ रहे होंगे। खैर, जैसा भी लगा हो आप अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।